नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र शाही सर आज हमारे साथ एक बार फिर एक बड़े मुद्दे के साथ उपस्थित हैं। मुद्दा एक ही है, जनरल नरवणे की किताब। जिस किताब का हवाला देकर राहुल गांधी ने ये स्पष्ट और स्थापित करने की कोशिश की कि 2014 के बाद से अब तक जो भी सरकार है, और जो भी क्या मोदी के नेतृत्व में सरकार है, वो सरकार चीन के आगे घुटने टेकती रही है। अब आप समझ लीजिए इसका मायने। और वो ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे की एक रणनीति है कि संसद में जब भी चर्चा होती है तो 1962 के युद्ध का जिक्र आता है और ये बताया जाता है कि किस तरीके से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन के आगे जानकारी और कुछ जानकारी के अभाव में घुटने टेक दिए थे। मैं बहुत स्पष्ट बयानी कर रहा हूं, घुटने टेक दिए थे ऐसे सीधे नहीं कहा जाता, लेकिन वो कहा यही जाता है कि या तो नेहरू ने समझा नहीं, या तो पंडित नेहरू ने जानबूझ करके कुछ समझौते ऐसे कर लिए जिसमें पंचशील सिद्धांत है, और इसके कारण से चीन ने हमारे इमोशंस, हमारी भावनाओं से खेलते हुए अपने मक्कारी का परिचय दिया और भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। इसी को बैलेंस करने के लिए, इसी की बराबरी करने के लिए बताया जाता है कि मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चली वो चीन की ताकत के आगे घुटने टेक दिए। बहरहाल सरकार इस पर क्या कह रही है, और अभी तो हमारे सीडीएस अनिल चौहान जी, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि किस तरीके से 1954 के बाद की कुछ नीतियां हमारे एलएसी में एक बड़ी समस्या पैदा कर चुकी हैं और उसका सामना अभी तक हमें करना पड़ रहा है। मतलब साफ है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र, माफ करिएगा, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर एक करारा चोट है। नाम नहीं लिया जाता, लेकिन जो कुछ भी कहा जाता है उसके मायने और मतलब यही है। लेकिन सवाल यह है कि नरवणे साहब ने आखिर में जो किताब में लिखा, वो क्या बहुत भावुक होकर के लिख दिया उन्होंने? कुछ ऐसी चीजें जो नहीं लिखी जानी चाहिए थी, कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने लिख दी और उसका इस्तेमाल किया गया, और जैसे ही वो किताब रिव्यू के लिए आई या जनरल नरवणे से आगे बढ़ी, उसको लीक किया गया। उसको पहले सबटाज किया गया, उसके बाद उसको लीक किया गया। और लीक कहां किया गया? यहां से लेकर के विदेश तक उसके तार जुड़े हुए हैं। और इसमें पूरे दुनिया में जहां भी भारत विरोधी ताकतें थीं, सेना और सरकार के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बढ़िया नहीं है, ये साबित करने के लिए, एक नैरेटिव गढ़ने के लिए जनरल नरवणे की किताब का ही उन्होंने सहारा लिया। इसलिए नरवणे साहब बिल्कुल पाक साफ हैं, लेकिन एक ऐसी गलती उनसे हो गई जिसके कारण से आज वो और उनका किताब एक अनर्गल चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज इसी पर कर्नल वीरेंद्र शाही सर से हम बात करेंगे। बहुत बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। पिछले 4 से 5 वीडियो में जो जानकारी इन्होंने दी उसको आपने बहुत सराहा। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो जानकारी ये दे रहे हैं उस पर कमेंट दीजिए, अपनी राय दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जरूर। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए मैं पिछली भूमिकाओं पर नहीं जाऊंगा। आज आपके 2 मेन प्रश्न मुझे दिखे। एक तो ये पुस्तक की लीकेज के बारे में, जिसके लिए दिल्ली में एफआईआर लॉन्च हो गई है पुलिस में। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। अब तक की जानकारी के मुताबिक ये लीकेज कुछ विदेशों में हुई है, और जहां पर शक की उंगली जा रही है वो देश यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया है। और कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशंस को नोटिसेस दिए गए हैं। पब्लिशर पेंगुइन को भी नोटिस दिया गया है, और कुछ उनके कार्यकर्ता इन्वेस्टिगेशन में भी आए हुए हैं। हालांकि अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है। जी। ऐसा माना जा रहा है कि ये बाईपास किया गया
एमओडी के क्लियरेंस को, जबकि सोल राइट्स पेंगुइन पब्लिशर्स के पास थे। जी अब ये डिस्ट्रीब्यूटर डेलिबरेट लीकेज है, और लगता ऐसा है कि ये प्री क्लियरेंस, क्योंकि क्लियरेंस तो अभी तक हुआ ही नहीं, जी तो प्री क्लियरेंस एक डेलिबरेट लीकेज किया गया है। कौन कौन उसमें संदिग्ध हैं या सम्मिलित हैं, मेरे ख्याल कुछ दिनों में उभर कर आ जाएगा। जहां तक आपने जिक्र किया 2014 और उसके बाद, तो मैं वहां बड़ा क्लियर करना चाहता हूं कि दो डोकलाम तो अभी हुआ, और इतना लंबा आई बॉल टू आई बॉल चाइनीज आर्मी के सामने इंडियन आर्मी का हमारे इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैं सर एक बात बताना चाहूँगा, आपको जानकारी देना चाहूँगा। सीडीएस अनिल जी। चौहान अभी देहरादून गए थे और जी। सैन्य अधिकारियों के सामने उन्होंने जिक्र किया 1962 से पहले, मतलब, और दो वीडियो में हमने और आपने चर्चा भी की थी कि चीन हमारे सामने, हम चीन से हारे नहीं, हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति थी कि हमको सब कुछ स्वीकार करना पड़ा। और आपने जो कुछ बताया है शायद उतना अनिल चौहान सर बोले भी नहीं हैं, क्योंकि आपने तो ये बताया कि एक बहुत ही सादी वर्दी और बहुत बहुत सस्ता सा कपड़ा दे दिया जाता था, वैसे राइफल्स भी नहीं थी। और हम दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि अगर वो दो वीडियो जा करके, कोशिश करेंगे कि उन दोनों का लिंक भी दे दें, वो जा करके देखें तो आप समझ जाएंगे कि सीडीएस अनिल चौहान ने कहना क्या चाहा है। उन्होंने यही बात कही थी जो सर ने बताई, और सर स्पष्ट तौर पर ये बता रहे थे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अगर सरदार पटेल की मानते और सख्त फैसले लेते और आर्मी पर सब कुछ छोड़ते, तो 1962 में हम युद्ध हारे नहीं थे। हमें पीछे इसलिए हटना पड़ा कि राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं, हम आत्मसमर्पण नहीं किए, हमको पीछे हटना पड़ा। और हम जब पीछे हटे, उसके पहले चाइनीज हमारे बड़े भूभाग पर कब्जा कर चुके थे। ये था 1962 का युद्ध। खैर, हम उसी से तुरंत मोड़ते हैं, उसी बात की बराबरी करने के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम तो झुक जाते हैं। मोदी के नेतृत्व में जो सरकार गई, वो हम अपने जनरल को उसके हाल पर छोड़ देते हैं, ताकि नेहरू पर जो सवाल उठाया जाता है उसे चेक एंड बैलेंस किया जा सके। एक जानकारी सर, कुछ सर इस पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा हम इस पे करेंगे कि जो उनकी किताब लिखी गई, किताब लिखने के बाद उसकी प्रूफ रीडिंग करवाई गई होगी, फिर उन्होंने देखा होगा, जब अपने तरफ से वो संतुष्ट हो गए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेजा होगा। जब एमओडी के पास पहुंचा तो एमओडी के पास ऐसा थोड़ी है कि रक्षा मंत्री तुरंत उस पर साइन कर देते हैं। एमओडी का एक विंग होगा जो पूरे किताब को रिव्यू किया होगा, उसमें कई अधिकारी रहे होंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जब बुक पहुंची तो कुछ ऐसे लोग थे जो उस किताब के तथ्यों को जानते थे जो जनरल नरावणे ने उपयोग किया है, जिसका जिक्र किया है। अब चूंकि किताब कुछ वर्जन, कुछ अंश जो है वो इसलिए स्पष्ट हो रहा है कि वो उल्लेख है, और वो किताब लीक हो गई है, तो उसकी सारी बातें जो इस सरकार के खिलाफ जा सकती हैं वो उस किताब में वर्णित हैं, और इसलिए उस किताब को दबा दिया गया है। तो लीकेज तो डिफेंस मिनिस्ट्री से ही बताई जा रही है, वो लॉबी जो जनरल नरवणे को ढाल बनाना चाहती थी इस सरकार के खिलाफ। बहुत सीधा सा सवाल है मेरा। बराकर जी, ये कोइंसिडेंस है कि जो जिक्र किया सीडीएस ने आईएमए में, जी ये 62 के बाद की बातों का है, और 62 के तुरंत बाद ही 62 की आर्मी की जो दिलेरी थी, वो तो आपने बहादुरी बताया। थी, उसको नजरअंदाज करते हुए जो एक नैरेटिव बनाया गया, सरकार की कमजोरियों को, नीतियों को, डिप्लोमेटिक नीतियों को, फौज की तैयारी को, हथियारों को, वर्दी को, इक्विपमेंट को,
एयरफोर्स ना यूज करने को, उन सब चीजों पर पर्दा डालने के लिए एक नैरेटिव जो बनाया गया था, जी जी मैं उसी समय आईएमए में ट्रेनिंग के लिए गया था। जी 64 में तो मैं लेफ्टिनेंट बन गया, जी 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 सेकंड लेफ्टिनेंट उन दिनों कहते थे। जी तो उस समय नैरेटिव यही दिया जा रहा था कि चाइनीज आर्मी बड़ी विशाल आर्मी है, आईएमए में हाँ, हम उससे लड़ ही नहीं सकते। बड़ी विशाल आर्मी है, और हमारी आर्मी तो छोटी छोटी गिनती में छोटी जगह थे, तिलेरी में छोटी जगह नहीं थे। मेजर शैतान सिंह तब भी हमारे हीरो थे, आज भी हमारे हीरो हैं। हम्म, और ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि एक पूरी कंपनी में 123 लोगों में से 122 लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। एक जो बचा था वो बेहद जख्मी हालत में बेहोश था, शायद मृत मान लिया गया होगा। जो उपचार के बाद ये सारा किस्सा डिटेल में बता सका। ऐसा युद्ध कहाँ कहाँ होता है दुनिया के इतिहास में, बड़ी कम मिसालें ऐसी। अब इन सब चीजों पर पर्दा डाला गया, और अब जो चौहान साहब ने किया है, जल साहब ने, मेरे ख्याल उसी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उन्हीं कैडेट्स की जगह, जैसा कि मैं 64 में लेफ्टिनेंट बनने से पहले वहां था, जी उनको एक इतिहास बताया है, ताकि वो उस दौर से ना गुजरे जिस दौर से उस समय के लेफ्टिनेंट मेरे जैसे गुजरे, या बाद की जनरेशंस को बड़ा टाइम लगा ये समझने के लिए कि वो हार फौज की हार नहीं थी। जी 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 हम विषय से दूर चले जाएंगे अगर उस पर ज्यादा बिल्ड किया, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि इस पुस्तक में जो चीजें मेरे ख्याल ऑब्जेक्शन में आई हैं, मेरी अपनी असेसमेंट के हिसाब से, उसमें चंद चीजें तो शायद पॉलिटिकल रीजन से उनका जिक्र ऑब्जेक्शनेबल होगा। जिस तरह के वो दरंदगी जो चाइनीज ने गलवान में की, गलवान का जिक्र है, वो क्लब्स के ऊपर तार लपेट कर, जबकि हमारा समझौता था कि फायर आर्म्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हमारी कैजुअलिटीज से लगभग डबल से ज्यादा उनकी कैजुअलिटीज हुई, जिनको चाइना ने डिनाई कर दिया। अब उस टॉपिक को ज्यादा प्रेस करने का कोई आइडिया नहीं है, सिवाय इसके कि हम चाइनीज के साथ जो ब्रिक्स के और ग्लोबल सिचुएशन के कारण अब एक अंडरस्टैंडिंग बनने की कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश को आगे बढ़ते हुए, दुनिया के रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए, संसार की जो ग्लोबल न्यू ऑर्डर बन रहा है, पावर प्ले बन रहा है, उसको डिस्टर्ब ना करते हुए हम उस पर खामोश रह सकते थे। पुस्तक में मेरे ख्याल उन चीजों का काफी विस्तार में जिक्र किया गया है। मतलब जो कैसे मेरे गलवान विचार में दोनों गुत्थम गुत्था भिड़े तो जी, क्या स्थिति थी। जी जी और किस तरह से बहादुरी से हमारे एक जवान से, जिसका मैंने जिक्र किया था, लड़के ने 12 चाइनीज को मौत के घाट उतारा। ऐसी कई चीजें हैं। इसके अलावा एक चीज का जिसका जिक्र ज्यादा डिटेल में नहीं हुआ, शायद राहुल गांधी को पता ही नहीं होगा इस बात का, ये जो हॉट पोटैटो वगैरह की बात हो रही है, इसका लेना देना गलवान से नहीं है। ये जगह कहलाती है रिंचिनला। जी जी रिंचिनला में चाइना के टैंक्स बहुत नजदीक आ गए थे। हमारे टैंक्स को इस चीज की पहले से अपेक्षा करते हुए कि ऐसा भी हो सकता है, एक कंटीजेंसी प्लानिंग में रिवर्स फ्लो पर अपने टैंक रखे थे। जी हमारे टैंक्स चाइनीज टैंक से ज्यादा मार करने वाले, ज्यादा दूर फायर करने वाले और हेवियर टैंक्स थे, जिसकी जानकारी चाइनीज को नहीं थी। और यही वो टैंक्स हैं जो कि फिर हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप की जगहों पर
वो रिच लाइन को जब पार किया उन्होंने, तो चाइनीज को लगा ये तो बुरी तरह गिर गए हैं। इन सब चीजों का भी प्रसंग में नहीं होना चाहिए था मेरे विचार से, बुक में। क्योंकि इसकी जानकारी चाइना को नहीं थी। अगर कोई अगली युद्ध की स्थिति बनती है तो अब वो इन चीजों जगहों को पहले से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, जो मिसाइल के थ्रू भी हो सकता है, ड्रोन्स के थ्रू भी हो सकता है, बाय एयर भी हो सकता है। तो शायद ये रणनीति के हिसाब से हमें साइलेंस रखना चाहिए था, जिसका जिक्र शायद डिटेल्स में हो गया है। एक और बात जो मैंने कवर की, जो हॉट पोटैटो नाम का जिक्र आता है कि वो पकड़ा दिया कि आपको जो ठीक लगता है वो करो, उस बात से मैं इसलिए सहमत नहीं कि यही गलती हमने बहुत साल नहीं की। सेना के हाथ बांध कर रखे, उनको खुली छूट नहीं दी गई। यही गलती बहुत सालों तक की, ये कहना चाह रहे हैं जी, जिसको के इस बार सही किया गया। न सिर्फ चाइनीज के गलवान के समय, बल्कि रिचिन ला जिसका वो जिक्र नहीं कर रहे हैं, वहां जो आर्मर का टैंक्स का कन्फ्रंटेशन हुआ, वहां भी क्लियर तौर पर कहा कि आपको जो मुनासिब लगता है आप एक्शन लीजिए। इन अदर वर्ड्स कि आपको खुली छूट है। तो ये बात एक पॉजिटिव चीज है, जिसको एक नेगेटिव रूप दिया जा रहा है जस्टिफाई करने के लिए कई दशकों की पुरानी वो पॉलिसी, जबकि फौजी डिसीजन फौजियों के हाथ में नहीं दिए जाते थे। वो गलत था, ये सही है, और ये देश को जानना चाहिए। सर, इसमें एक दो तीन बातें अभी जोड़ना चाहूंगा ताकि दर्शक समझ जाएं। सर जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनरल नरवणे की किताब में कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं जो प्रसंग अगर आ जाएंगे तो दुश्मन उसका फायदा उठा सकता है। भविष्य में कोई संघर्ष की स्थिति बनी, लड़ाई की स्थिति बनी, तो वो कमियां या वो स्थितियां वो एलिमिनेट अर्थात उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। जैसे उन्होंने टैंकों की स्थिति बताई, जैसे कैसे हमने उसको इस तरह से शो किया कि दुश्मन को लगा कि बहुत ज़्यादा संख्या में टैंक रेजिमेंट भारत की खड़ी हुई है। ये सारी बातें जो उद्घाटित हो गई हैं उसका फायदा चाइना उठा सकता है। और दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने कही कि किस तरीके से ये सारी बातें, हॉट पोटैटो का जो वर्ड उन्होंने यूज किया कि हमको हमारे हाल पर छोड़ दिया गया, निर्णय लेने के लिए कहा गया। जैसा कि ये बता रहे हैं कि पहले सेना के हाथ बांध दिए जाते थे, जो आदेश होता था उतना ही करना होता था। अब ऐसा नहीं है। अब का न्यू नॉर्मल जहां तक युद्ध और संघर्ष का है, सेना को एक बैठक में निर्णय ले लेने के बाद पूरी छूट होती है कि वो नेतृत्व, सेना का नेतृत्व तय करे कि क्या उसे करना है। जी, इसके साथ ही जैसा कैलाश रिच पर आर्मर्ड मूवमेंट हुआ, उसके बाद हमारी एक नई कोर खड़ी की गई थी, 17 कोर, 17 कोर। उसके कोर कमांडर के नाम का जिक्र भी आ गया। मैं समझता हूं वो नहीं होना चाहिए था। और 17 कोर ने और 17 माउंटेन डिव ने जो ट्रुप्स की मूवमेंट की, उसमें कुछ पानागढ़ से भी लिफ्टिंग्स हुई, कुछ शिफ्टिंग्स हुई। हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप का मैंने जिक्र किया। कुछ स्पेशल फोर्सेस को, जिसमें पैरा एसएफ भी शामिल है, एसएफएफ भी शामिल है, इनकी मूवमेंट्स के बारे में भी विस्तार से बातचीत की गई। ये सारी बातचीत मेरे विचार में सैनिक दृष्टि से हमें शायद एक सार्वजनिक रूप पर नहीं करनी चाहिए थी। और यही पोर्शंस है जो कि लीक हुए, और यही पोर्शंस हैं जिनके आपत्ति के कारण मेरी समझ से इस पुस्तक को क्लियरेंस नहीं मिला। लीक हुए सर, आई तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जब वो पढ़ी गई, जब वो रिव्यू की जा रही थी, तभी तो लगा कि इन चीजों का दुरुपयोग किया जा सकता है।
कांग्रेसी माइंडसेट कहीं ना कहीं प्रभावी हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि सरकार तो 2014 के बाद से बनी है ना, कांग्रेस ने इस देश पे 50 साल से अधिक तक शासन किया है। जी। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो लीकेज की गई या कराई गई, ये उन्हीं लोगों के बीच के जो कि उनके अपने होंगे, उन्होंने ही किया है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जुड़े ही हुए ही लोग हैं, और वो एक लॉबी थी जो भारत से लेकर के फॉरेन तक जिसके तार जुड़े हुए हैं, जो कि दिल्ली पुलिस जिसकी जांच पड़ताल कर रही है। और इसमें ऐसी बातें कही गई हैं कि जिसका दुरुपयोग दुश्मन कर सकता है, जो बातें नहीं कही जानी चाहिए थी। जैसा कि आपने कहा कि जिक्र कर दिया माउंटेन डिवीजन का, उसके अधिकारी का नाम ले लिया जो नहीं लेना चाहिए, कैलाश रेंज का जब आप जिक्र कर रहे थे। और इन सब चीजों को देखते हुए अगर हमने जो जिक्र किया और चीन को जिस तरीके से हमने पस्त किया, वो चीन को बहुत अच्छा नहीं लग सकता, इसलिए एक न्यूसेंस क्रिएट ना हो, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रोक ली गई। मतलब यह है कि इस किताब में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो जनरल नरवणे गलत दृष्टिकोण से नहीं लिखना चाहते थे, लेकिन अगर लिखा गया तो वो आपत्तिजनक है, उससे न्यूसेंस क्रिएट हो सकता है, और इसलिए बुक से वो हटाया जाएगा। ये कहा जाएगा कि नरवणे साहब से कि ये एलिमिनेट हो जाए तब आप करिए, या बुक को रोक लिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि नरवणे साहब इतने एलिमिनेशन के बाद बुक को सार्वजनिक करना ही ना चाहें। ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है सर। जी हाँ, दोनों बातें हैं। या तो इसको एब्रिज किया जाएगा, ऑब्जेक्शनेबल पोर्शंस जो हैं उनको हटा दिया जाएगा, और हो सकता है जैसा मैं पहले भी सोच विचार कर रहा था कि ये लाइट ऑफ द डे बुक ना ही देखे और शायद पब्लिकेशन में ना आ सके। जी, आपने पहली बार में ही पहले ही वीडियो में कहा था जी। पर दिवाकर जी, मैं यहाँ एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि चेक्स एंड मेजर्स हैं। ऐसा मटेरियल ऑब्जेक्शनेबल जो हो उसको पब्लिश ना करने के लिए, इसीलिए रक्षा मंत्रालय का क्लियरेंस लिया जाता है। क्लियरेंस अभी तक दिया नहीं है। अब बात जो महत्वपूर्ण है वो ये नहीं है कि क्या लिखा गया, वो पब्लिश नहीं हुआ, उसको चेक एंड बैलेंसेस ने रोक कर रखा हुआ है अभी तक। ये सब बात समझने के बाद ऑब्जेक्शनेबल क्या है, इस किस चीज का इशू बनाया जा रहा है, लीकेज का। लीकेज पर तहकीकात करिए। पेंगुइन से हुई, क्या उनके द्वारा उन 4 देशों में गई, या चीफ जनरल नरवणे के रक्षा मंत्रालय में भेजे जाने पर, उसके डिस्कशन पर, उसके एनालिसिस पर, उस सब प्रोसेस में कहीं पर लीकेज हुई, या लीकेज उन्हीं लोगों ने कराने का प्रयास किया जो उसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर देश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनको भी इस तहकीकात के, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन के दायरे में नहीं आना चाहिए कि आपके हाथ में जो आप लहराते फिर रहे हो पुस्तक कहाँ से आई? वो तो पूछताछ हो ही सकती है सर। वो तो किसी चैनल में नहीं है, पब्लिकेशन में नहीं है, रक्षा मंत्रालय के एनालिसिस में नहीं है, चीफ के स्टाफ में जहां ये इसका ड्राफ्ट वगैरह बना होगा, टाइप हुआ होगा, उसमें नहीं है। वो लोग जो किसी रूप से इस पुस्तक के पब्लिकेशन में प्रकाशित होने में सम्मिलित नहीं है, उनके पास ये जानकारी कहां से आई, क्यों ली, कहां से ली, और फिर उसका दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? ये एक बड़े प्रश्न हैं जो देश में अभी तक नहीं उठाए गए। मैं समझता हूँ वो प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर है जो देश के अंदर ऐसी चीजों को उछालने की कोशिश कर रहा है जिससे या सेना या हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष या रक्षा मंत्रालय के ऊपर उंगली उठे, यहाँ आ जाए कौन इस प्रयास को कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उन्होंने क्या
तरीका अपनाया है इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन को निकालने का और उसका दुरुपयोग करने का। इन बहुत चीजों पर इन्वेस्टिगेशन ज्यादा आवश्यक है मेरी दृष्टि में। चूंकि जी, दिल्ली दिवाकर। चूंकि दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, जितनी बातें सर आपने कही हैं उन्हीं दृष्टिकोण से और उन्हीं एंगल्स पर जांच होगी और इसके तार विदेशों से जुड़े हुए हैं। जहां तक एक बात है कि ये लीकेज कैसे हुआ, लीकेज वही किया है, वही कराया है जिसका मोटिव ये था कि सेना और मोदी सरकार के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, ये साबित किया जाए, इसलिए रक्षा मंत्रालय ही उसका एक आधार हो सकता है। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं सर। और इसलिए रक्षा मंत्रालय से जुड़े वो लोग जो माइंड सेट अलग रखते हैं, किसी के मन में क्या विचार चल रहा है इसको हम क्या जानते हैं। हो सकता है उसमें आईएस लॉबी भी हो जो जनरल नरवणे के बहुत बोल्ड अंदाज को न पसंद करती रही हो। उन्होंने अपने किताब में भी तो जिक्र किया, जिसका हमने और आपने पहले भी चर्चा की है। तो कुल मिलाकर के लीकेज के आधार तो बहुत स्पष्ट हो रहे हैं। ये और बात है कि जब तक वो स्पष्ट पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल में ना आए हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन स्पष्ट है। उन्हीं बीच में कुछ लोगों ने उस किताब के अंश को उठाया कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है प्रोपेगेंडा के लिए, और इसलिए ऐसा किया गया। बहरहाल क्या कुछ होगा वो सामने आएगा, लेकिन हाँ, जनरल नरवणे ने भावना में सही, जानबूझकर, या उनका ये एक प्रोफेशनल अंदाज है, कुछ ऐसे प्रसंग ला दिए हैं, लिख दिया है जो नहीं लिखे जाने चाहिए थे। ये कर्नल साहब भी मानते हैं और इसीलिए चेक किए जाते हैं, पुस्तक रिव्यू किए जाते हैं, और उस रिव्यू में इतना लंबा समय लगा। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है कि इतने ज्यादा उसमें चेक्स हैं कि अगर वो अंश निकाले जाएंगे तो हो सकता है उस निकाले जाने के बाद उतने अंश को वो किताब जनरल नरवणे के हिसाब से मार्केट में लाने लायक ही ना हो, और इसलिए उसमें भी कुछ मुद्दा हो सकता है। ये भी तो बात हो सकती है। और इन्हीं सब बातों में आशंकाओं के बादल इतने घुमड़ जाएं, इसीलिए विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी नरवणे की किताब का प्रयोग कर रहे हैं। शायद आपको याद हो, संसद में उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, जब ये किसी रिपोर्टर ने पूछा कि ये किताब आपको कहाँ मिली, जब ये अभी पब्लिश ही नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि आपको सब मुस्कुराते हुए, ये किताब है, मार्केट में है, ये छप गई है, आपको सब पता चल जाएगा। ये सब पता चल जाएगा जो बात उन्होंने कही थी। इसके पीछे राज बहुत बड़ा है, और वो ये है कि सेना और सरकार के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ये फेक नैरेटिव बनाने के लिए राहुल गांधी ने एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए इतना सब कुछ क्रिएट किया है, जिसके तार विदेश तक जुड़े हुए हैं। वो भी हम उद्घाटित करेंगे। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा, कर्नल सर ने जो भी जानकारी दी है उस जानकारी पर कमेंट करिए। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।